आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में वैल्यू पेबल एंड कैश ऑन डिलीवरी आर्टिकल्स के बारे में किया। आज हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 का लास्ट ही लेक्चर करने वाले हैं और जिसमें हम करेंगे प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस के बारे में और साथ में करेंगे इंक्वायरीज एंड कंप्लेंट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 10 में आती हैं प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस। इंट्रोडक्शन आपके पास अंडर द वेरियस इनैक्टमेंट्स इन फोर्स इन दिस कंट्री एंड आल्सो अंडर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स द ट्रांसमिशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स बाय पोस्ट इनटू और आउट ऑफ इंडिया इज आइदर टोटली प्रोहिबिटेड और सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस। इस देश में लागू विभिन्न अधिनियमों के तहत और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत भारत में या भारत के बाहर डाक द्वारा विभिन्न प्रकार के सामानों का प्रसारण या तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है या फिर प्रतिबंधों के अधीन है। यानी कि भारत में कुछ ऐसे कानून हैं जिनके अनुसार डाक के माध्यम से कुछ एक वस्तुओं को आप नहीं भेज सकते हैं, ना ही भारत के भीतर उनका प्रसारण किया जाएगा, ना ही भारत से किसी और देश के लिए उनको भेजा जा सकता है, ना ही दूसरे देश से भारत में आने की उनके लिए अनुमति रहेगी। और दूसरी बात, कुछ एक डाक वस्तुओं के ऊपर प्रोहिबिशन है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के अनुसार। अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते हैं उनके अनुसार भी कुछ एक डाक वस्तुओं का प्रसारण आप डाक के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो उसके लिए आपके पास प्रतिबंध है, उनको कोई स्पेसिफिक व्यक्ति ही भेज पाएगा या उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी, उन कंडीशंस को फॉलो किया जाता है तभी उन डाक वस्तुओं को भेजा जाएगा। तो भारत में बहुत सारे ऐसे कानून लागू हैं और साथ में अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी हैं जिनके तहत बहुत सारी डाक वस्तुओं को आप डाक के माध्यम से नहीं भेज सकते हैं, उनको प्रोहिबिट माना जाएगा। और वहीं पे कुछ एक डाक वस्तुओं को भेजने के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रतिबंध हैं, यानी कि आप उनको भेज तो सकते हैं लेकिन उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो फॉलो करनी होती हैं। हम पहले भी पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 अब मोस्टली कर चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए जैसे हमने देखा उनके लिए कुछ विशेष पैकिंग की कंडीशंस होती हैं, उनके साथ कुछ सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता होती है या उनकी इंश्योरेंस करवानी होती है। इस तरह की हमने बहुत सारी शर्तें की हैं तो उनके ऊपर कुछ स्पेसिफिक प्रतिबंध लागू होते हैं कि आप इस जगह से इस जगह को ये चीज़ नहीं भेजेंगे या फिर भेजेंगे तो किस तरह से भेजी जाएगी या कौन भेजेगा। इस तरह की सारी चीज़ों के बारे में हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में भी उनका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो क्या बताया गया कि इस देश में लागू विभिन्न अधिनियमों के तहत और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत कुछ एक डाक वस्तुओं को भारत में मतलब भारत के भीतर भी उनका ट्रांसमिशन प्रोहिबिट माना जाएगा या रिस्ट्रिक्शन के अंडर आएगा और साथ में भारत के बाहर भी उन डाक वस्तुओं को आप नहीं भेज सकते हैं। Similar restrictions and prohibitions apply in foreign country also. Information in regard to restrictions, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। The post office undertakes no responsibility if postal articles already booked are detained. अब डाकघर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, कोई भी डाक वस्तु जिसकी बुकिंग कर दिया, मान लीजिए आपने क्या किया, धोखाधड़ी से एक प्रोहिबिट आर्टिकल भेज दिया, उसकी आपने बुकिंग भी कर ली। अगर उस डाक वस्तु को कन्फिस्केट कर लिया जाता है या डिटेन कर लिया जाता है, उसको रोक लिया जाता है या उसको जब्त कर लिया जाता है और अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द लॉ या फिर किसी भी कानून के अनुसार उसका निपटान कर दिया जाता है, वेदर इन इंडिया or in a foreign country, and no claim for a refund of postage or compensation will be entertained in such cases। क्या बताया गया कि मान लीजिए आपने एक डाक वस्तु भेजी, डाक वस्तु भेजने के बाद अगर उस डाक वस्तु में कुछ भी ऐसा था जिसकी वजह से उसको डिटेन कर लिया जाए, जिसकी वजह से उसको कन्फिस्केट कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए या फिर किसी भी कानून के अनुसार उसका निपटान कर दिया जाए, चाहे भारत में किया जाए चाहे किसी विदेशी देश में किया जाए, उस चीज़ के लिए डाकघर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहती। मान लीजिए आपने कोई प्रोहिबिट वस्तु उसमें डाल के भेज दिया है तो उसकी वजह से अगर उसको डिटेन किया जाता है, उसको जब्त कर लिया जाता है या किसी भी कानून के अनुसार उसका निपटान कर दिया जाता है तो उस चीज़ के लिए डाकघर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है, चाहे उसका निपटान भारत में हो चाहे फॉरेन कंट्री में हो। और ऐसे मामलों में आप दावा नहीं कर सकते हैं कि आपको पोस्टेज चार्जेस या मुआवजा दिया जाए। इसके लिए आपको ना मुआवजा मिलेगा, ना ही जो डाक शुल्क आपने दिया है वो भी आपको वापस रिफंड किए जाएंगे। आगे चलते हैं प्रोहिबिशंस अराइजिंग आउट ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो जैसे हमने कर लिया कि कुछ तो आपके अंतर्देशीय नियम होते हैं, अंतर्देशीय विनियम होते हैं जिनके अनुसार प्रोहिबिशंस या रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, कुछ होते हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, उनके तहत कौन कौन से निषेध लगाए जाते हैं। तो जर्नल में क्या आ जाएगा, Prohibitions arising out of international agreements including the UPU agreements are of 3 types। तो अंतर्राष्ट्रीय जो समझौतों के तहत लगाए जाने वाले प्रतिबंध हैं वो कितने प्रकार के हैं, निषेध जो है वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं,
दोज अराइजिंग आउट ऑफ द नेचर और कैटेगरी ऑफ द आइटम। अब कुछ एक डाक वस्तुएं होती हैं जिनकी प्रकृति की वजह से या उनकी श्रेणी की वजह से उनके ऊपर प्रोहिबिशन लगाई जाती है कि इस तरह की श्रेणी की या इस तरह की प्रकृति की डाक वस्तु को आप डाक के माध्यम से नहीं भेजेंगे। दूसरी आपके पास प्रोहिबिशंस ऑफ जर्नल नेचर इंटेंडेड टू एंश्योर सेफ्टी एंड प्रोटेक्ट पोस्टल स्टाफ इक्विपमेंट एंड अदर पोस्टल आर्टिकल। दूसरी बात, जर्नल नेचर की वजह से लगाए जाने वाले निषेध जिसमें क्या होता है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए या बाकी जितने भी डाक स्टाफ होते हैं, डाक के कर्मचारी होते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए या जो भी उपकरण पोस्ट ऑफिस में यूज़ किए जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए या बाकी जो डाक वस्तुएं उनकी सुरक्षा के लिए कुछ एक निषेध लगाए जाते हैं, कुछ एक प्रोहिबिशंस होती हैं वो आ जाएंगी। सर्टेन जर्नल प्रोहिबिशंस हैव ब्रॉड सोशल ऑब्जेक्टिव, या फिर कुछ निषेध क्यों लगाए जाते हैं, व्यापक सामाजिक उद्देश्यों के कारण लगाए जाते हैं। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत जो आपकी प्रोहिबिशंस हैं वो 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले एक ऐसी प्रोहिबिशन जो किसी भी डाक वस्तु के नेचर की वजह से या उसकी कैटेगरी की वजह से उसके ऊपर लगाई जाती है। जैसे हमने प्रिंटेड पेपर्स के बारे में किया कि प्रिंटेड पेपर में आप ये चीज़ों को भेज पाएंगे, इन चीज़ों को नहीं भेज पाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी, प्रोहिबिशन हो जाएगी कि इस तरह की वस्तुएं आप प्रिंटेड पेपर में नहीं भेज सकते हैं, किसी और डाक वस्तु में भेजने की अनुमति रहेगी। दूसरी बात, जर्नल नेचर की वजह से, सामान्य प्रकृति की वजह से लगाई जाते हैं, मतलब कि उससे कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए, क्या जो भी आपके डाक कर्मचारी हैं उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस के इक्विपमेंट्स हो उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, बाकी डाक वस्तुओं को उस डाक वस्तु की वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो इस तरह के जर्नल नेचर के संबंध में भी प्रोहिबिशंस या निषेध लगाए जाते हैं। उसके बाद कुछ एक प्रोहिबिशंस लगाई जाती हैं, क्यों लगाई जाती हैं, व्यापक सामाजिक उद्देश्यों के लिए लगाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोहिबिशंस अराइजिंग आउट ऑफ नेचर ऑफ कैटेगरी। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं कि श्रेणी की प्रकृति से उत्पन्न होने वाले निषेध, जैसे लेटर में आप कौन सी चीज़ों को नहीं भेज पाएंगे, स्मॉल पैकेट है, प्रिंटेड पेपर है, कौन सी चीज़ों को उनमें भेजने की अनुमति नहीं रहेगी। तो इसमें आ जाएगा नेचर ऑफ कैटेगरी की वस्तु की श्रेणी की वजह से उसके ऊपर लगाए जाने वाले निषेध। सबसे पहले लेटर्स की बात करेंगे, पत्र की बात करेंगे। Letters should not contain communications addressed to persons other than the addressee or person living with him। पत्र में सबसे पहले कोई भी ऐसा पत्राचार नहीं होना चाहिए जो कि उस पत्र के प्राप्तकर्ता या प्राप्तकर्ता के साथ रहने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए भेजा गया हो। तो पत्र में प्राप्तकर्ता या उसके साथ जो भी व्यक्ति रहता है उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए उसमें कोई भी पत्राचार शामिल नहीं होना चाहिए। दे शुड नॉट कंटेन ड्यूटीएबल आर्टिकल्स। तो हम पहले भी कर चुके हैं कि पत्र डाक वस्तु में या जो लेटर्स होते हैं उनमें आप कोई भी शुल्क लगने योग्य सामान नहीं भेजेंगे, सिवाय मैंने एड्रेस्ड टू कंट्रीज विच एडमिट दैम या परमिट दैम। लेकिन उन देशों को आप पत्र में ड्यूटीएबल गुड्स भेज पाएंगे जो ड्यूटीएबल गुड्स को लेटर में एक्सेप्ट करते हैं, पत्र में एक्सेप्ट करते हैं। मतलब कुछ एक ऐसे भी देश होते हैं जो पत्र में भी ड्यूटीएबल गुड्स को या शुल्क लगने योग्य सामान को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उन देशों को आप पत्र में ड्यूटीएबल गुड्स भेज पाएंगे, लेकिन बाकी देशों के मामले में आप पत्र में कोई भी ड्यूटीएबल आर्टिकल या शुल्क लगने योग्य वस्तु को नहीं भेजेंगे। तो ये आ जाएंगे पत्र के लिए जो भी निषेध हैं। आगे चलते हैं प्रिंटेड पेपर्स में। These should not contain any documents in nature of current and personal correspondence or any enclosures and annotations not authorized। तो ये हम पहले कर चुके हैं, डिटेल में इनके बारे में सभी के बारे में कर चुके हैं। अभी सिर्फ थोड़ा सा रिवीजन के रूप में इसको लीजिएगा, ठीक है। ये प्रोहिबिशंस हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने डिटेल के बारे में किया था, कि जैसे लेटर्स के बारे में फुल डिटेल में किया, वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस आई हैं। तो दूसरा, प्रिंटेड पेपर्स में क्या नहीं होना चाहिए, इसमें वर्तमान या व्यक्तिगत पत्राचार की प्रकृति का कोई भी पत्राचार नहीं होना चाहिए, कोई भी एनक्लोजर की अनुमति नहीं है और कोई भी ऐसी व्याख्या नहीं होनी चाहिए जिसमें कोई भी वर्तमान या व्यक्तिगत पत्राचार की प्रकृति हो। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर शुड नॉट कंटेन लूज एडवर्टाइजमेंट शीट्स। पंजीकृत समाचार पत्रों में खुली विज्ञापन शीट शामिल नहीं होनी चाहिए। स्मॉल पैकेट में क्या नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट कंटेन एनी डॉक्यूमेंट इन नेचर ऑफ करंट एंड पर्सनल कोरेस्पोंडेंस। स्मॉल पैकेट में कोई भी पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत या फिर वर्तमान प्रकृति का कोई भी दस्तावेज नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी इस तरह का दस्तावेज नहीं होना चाहिए जिसकी प्रकृति वर्तमान या व्यक्तिगत पत्राचार वाली हो। दीज शुड नॉट कंटेन एनी वायर डिस्क और सिमिलर रिकॉर्डिंग मीडिया कंटेनिंग करंट एंड पर्सनल मैसेज। उसी तरह से इसमें कोई भी ऐसी वायर डिस्क या सिमिलर रिकॉर्डिंग मीडिया नहीं होना चाहिए जिसमें कोई भी वर्तमान या व्यक्तिगत मैसेज या संदेश हो। मतलब कोई भी रिकॉर्डिंग वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसमें क्या हो, करंट या पर्सनल मैसेज हो।
लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड, नेत्रहीनों के लिए साहित्य की बात करें, दीज शुड नॉट कंटेन एनीथिंग रिटन इन कन्वेंशनल राइटिंग और प्रिंटिंग और एनीथिंग अदर देन मैटर इन ब्रेली एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑथराइज्ड। तो जैसा कि हमें पता है कि जब भी ब्लाइंड लिटरेचर में, लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड में कोई वस्तु भेजी जाएगी तो वो किस तरह से होनी चाहिए, ब्रेल लिपि में छपी होनी चाहिए, ये कंडीशन होती है, या फिर विशेष प्रकार से उनकी छपाई की गई होती है जो केवल नेत्रहीनों के लिए होती है। उसके अलावा उसमें कुछ भी कन्वेंशनल राइटिंग है या प्रिंटिंग है उसको प्रोहिबिट मानना चाहेगा, मतलब कि कुछ भी पारंपरिक तरीके से लिखा हुआ या मुद्रित किया हुआ आप ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में या लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड में नहीं भेज पाएंगे। इसमें केवल ब्रेल लिपि में छपे हुए या स्पेशल टाइप की छपाई के में ही होते हैं जो उनको आप भेज पाएंगे, जो कि केवल नेत्रहीनों के उपयोग के लिए रहते हैं। आगे चलते हैं, पार्सल में क्या नहीं होना चाहिए, दीज शुड नॉट कंटेन डॉक्यूमेंट और रिकॉर्डिंग मीडिया कंटेनिंग मैसेज हैविंग द कैरेक्टर ऑफ करंट एंड पर्सनल कोरेस्पोंडेंस। तो पार्सल में भी कोई वर्तमान या व्यक्तिगत पत्राचार की प्रकृति वाला कोई भी दस्तावेज नहीं होना चाहिए, ना कोई रिकॉर्डिंग मीडिया होना चाहिए, एक्सेप्ट व्हेन एड्रेस्ड टू सर्टेन कंट्रीज इन विच केस वन लेटर फ्रॉम द सेंडर इंटेंडेड फॉर द एड्रेसी ऑफ द पार्सल में बी एनक्लोज। लेकिन कुछ देशों के मामले में क्या होता है, प्रेषक के द्वारा पार्सल के प्राप्तकर्ता के लिए एक पत्र उस पार्सल में भेजा जा सकता है। जैसे इंग्लैंड में भी हम करते हैं कि जब भी पार्सल भेजा जाता है उसमें कोई भी रिटर्न चीज नहीं होनी चाहिए, सिवाय उसमें क्या भेज सकते हैं आप, उस पार्सल के प्राप्तकर्ता के लिए सिंगल रिटर्न कम्युनिकेशन भेज सकते हैं। उसी तरह से फॉरेन पार्सल में कुछ देशों के लिए सिंगल लेटर आप भेज पाएंगे, एक लेटर उसके अंदर भेज पाएंगे, लेकिन वो केवल पार्सल के प्राप्तकर्ता के लिए होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं होना चाहिए जिसकी करंट या पर्सनल कोरेस्पोंडेंस पत्राचार वाली कोई भी प्रकृति का लिखा हुआ या प्रिंट किया हुआ शामिल हो। In all cases, they should not contain documents of any nature if exchanged between persons other than the addressee and the sender or those living with them। उसके बाद पार्सल में कोई ऐसा दस्तावेज भी शामिल नहीं होना चाहिए जो पार्सल के प्रेषक और प्राप्तकर्ता के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के संबंध में आदान प्रदान किया जा रहा हो। तो जब भी पार्सल में कोई दस्तावेज भेजेंगे, आप किसी भी तरह के दस्तावेज भेज सकते हैं, लेकिन वो करंट या पर्सनल कोरेस्पोंडेंस वाले नहीं होने चाहिए। अब कोई भी दस्तावेज भेजेंगे लेकिन वो पार्सल के प्रेषक और प्राप्तकर्ता और साथ में प्राप्तकर्ता के साथ रहने वाला कोई व्यक्ति है उसके बीच में ही आदान प्रदान किया जाना चाहिए। किसी तीसरे व्यक्ति के बीच में आदान प्रदान किए जाने वाले दस्तावेज भी पार्सल में शामिल नहीं होने चाहिए। However, an invoice or dispatch note or advice of delivery is always allowed if it relates only to the goods in the parcel and it is placed in an unsealed envelope। लेकिन आपको जिन चीज़ों की अनुमति हमेशा पार्सल में दी जाती है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, आप उसमें चालान भेज सकते हैं, डिस्पैच नोट या प्रेषण नोट या एडवाइस ऑफ डिलीवरी बिल, इन सारी चीज़ों की आपको अनुमति हमेशा रहेगी। लेकिन वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये सारी चीज़ें आप पार्सल में तभी भेजेंगे अगर वो पार्सल के सामान से संबंधित हैं। दूसरी बात, उनको जब पार्सल में भेजा आएगा तो बिना सील किए हुए एनवलप में ही भेजा जाना चाहिए। आगे चलते हैं, इंश्योर्ड लेटर या बीमित पत्र की बात करते हैं। Insured letters should not contain anything subject to custom duty when addressed to countries which do not admit dutiable articles in insured letters। तो बीमित पत्र में भी शुल्क लगने योग्य कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। अब इंश्योर्ड आर्टिकल में लेटर जो भेजेंगे आप, बीमित पत्र भेजेंगे, तो पत्र के लिए जो भी रिस्ट्रिक्शंस या प्रोहिबिशंस हैं वो इंश्योर्ड लेटर के ऊपर भी अप्लाई होती हैं। तो जैसे हमने पत्र में भी कर लिया कि इसमें कोई भी ड्यूटिएबल गुड्स नहीं होनी चाहिए सिवाय उन देशों के जो पत्र में भी ड्यूटिएबल गुड्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इंश्योर्ड लेटर में भी कोई शुल्क लगने योग्य सामान नहीं होना चाहिए सिवाय उन देशों के जो बीमित पत्र में इस तरह के सामान को स्वीकार कर लेते हैं। आगे चलते हैं, प्रोहिबिशंस इंटेंडेड टू एंश्योर सेफ्टी। तो ऊपर आ जाएगा कि किसी भी वस्तु की श्रेणी की वजह से या उसकी नेचर की वजह से उसके ऊपर जो प्रोहिबिशंस लगाई जाती हैं। हमने 3 तरह की रिस्ट्रिक्शंस के बारे में कर लिया। सेकंड टाइप की रिस्ट्रिक्शन कौन सी है या प्रोहिबिशन कौन सी है, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगाए जाने वाले निषेध। It is prohibited to include in all types of foreign postal articles of letter post and parcel post any article which by their nature or their packing may expose officials to danger or soil or damage other postal articles or which may damage postal equipments. This includes sharp instruments not properly protected। तो सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगाए जाने वाले निषेध में क्या शामिल है, जितनी भी विदेशी डाक वस्तुएं होती हैं उन सभी में आप क्या नहीं भेजेंगे, ऐसी कोई भी वस्तु आप नहीं भेजेंगे जिसकी वजह से या जिसकी पैकिंग की वजह से, जिसकी प्रकृति की वजह से
किसी भी कर्मचारी को कोई नुकसान हो, या फिर किसी भी अन्य डाक वस्तु को कोई नुकसान हो, या फिर जो भी पोस्टल इक्विपमेंट्स हैं या जो भी डाक उपकरण है उनको कोई नुकसान हो, तो किसी भी डाक वस्तु में, चाहे वो फॉरेन पोस्टल आर्टिकल में लेटर पोस्ट की हो या फिर पार्सल पोस्ट की हो, जिसकी प्रकृति की वजह से या जिसकी पैकिंग की वजह से वो किसी भी कर्मचारी को कोई नुकसान पहुंचाए, या फिर वो किसी भी अन्य डाक वस्तुओं को कोई नुकसान पहुंचाए, या फिर जो पोस्टल इक्विपमेंट्स हैं उनको कोई नुकसान पहुंचाए, इस तरह की कोई भी वस्तु आप डाक के माध्यम से नहीं भेजेंगे। और ये किस प्रोहिबिशन के अंडर आ जाएगी? प्रोहिबिशन इंटेंडेड टू एंश्योर सेफ्टी। दूसरी बात, ये जो प्रोहिबिशन है इसके अंडर क्या चीज़ आ जाएगी कि आपके कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी तीखे उपकरण है जिन्हें आपने ठीक ढंग से संरक्षित नहीं किया, उनको भी डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। और कौन सी रिस्ट्रिक्शन या कौन सी प्रोहिबिशन के अंडर ये आ जाते हैं? प्रोहिबिशन इंटेंडेड टू एंश्योर सेफ्टी, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निषेध के मामले में ये आ जाएंगे। It is prohibited to include in all types of foreign articles explosive, inflammable, dangerous, filthy, noxious, deleterious or radioactive substances, perishable, biological substances are however permitted as latter under the conditions prescribed for these in section number 4। दूसरी चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि किसी भी डाक वस्तु में, विदेशी डाक वस्तु में कोई भी एक्सप्लोजिव, कोई भी विस्फोटक, इन्फ्लेमेबल, ज्वलनशील, कोई भी खतरनाक, फिल्थी, गंदी, नोक्शियस या डिलीट्रिशियस या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इस तरह की कोई भी वस्तु आप डाक के माध्यम से नहीं भेजेंगे। हालांकि जो प्रिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस होते हैं, नष्ट हो सकने वाले जैविक पदार्थ होते हैं, उनको पत्र डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमने सेक्शन नंबर 4 में जो कंडीशंस की थी उन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। उसके अनुसार आप प्रिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस को भेज सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक्सप्लोजिव, इन्फ्लेमेबल, डेंजरस, फिल्थी, नोक्शियस, डिलीट्रिशियस और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। It is prohibited to include in all types of foreign postal articles living creatures except the following bees, leeches and silkworms। उसके बाद आप विदेशी डाक वस्तुओं में किसी भी लिविंग क्रिएचर को, जीवित जानवर को नहीं भेज सकते हैं, सिवाय आप बीज भेज सकते हैं, मधुमक्खियां जिन्हें होती हैं, लेकिन उसके लिए भी कंडीशंस हम कर चुके हैं कि एक स्पेशल तरह का बॉक्स उनके लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसी में डाल के उनको भेजा जाएगा। या लीचेज है या सिल्कवर्म है, इनको भेजने की अनुमति आपको रहेगी, लेकिन उसके लिए कंडीशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा विदेशी लेखों में किसी भी तरह का लिविंग क्रिएचर आप नहीं भेज सकते हैं। पैरासाइट्स एंड डिस्ट्रॉयर्स ऑफ नोक्शियस इंसेक्ट इंटेंडेड फॉर इंसेक्ट कंट्रोल में बी सेंट बाय लेटर पोस्ट प्रोवाइडेड दे आर एक्सचेंज्ड ओनली बिटवीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड दी सेंडर। लेकिन उसके बाद बोला गया पैरासाइट, जो परजीवी वगैरह होते हैं जिनसे फसलों को कोई नुकसान हो जाता है या पौधों को कोई नुकसान होता है, उनके लिए, या फिर डिस्ट्रॉयर्स ऑफ नोक्शियस इंसेक्ट, ठीक है, कोई भी खतरनाक जो कीड़े होते हैं उनको नष्ट करने के उद्देश्य से जो भी इंसेक्ट कंट्रोल आप भेजना चाहते हैं, कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए कोई और चीज़ भेजना चाहते हैं, उसको पत्र डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है। लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन है? वो केवल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और सेंडर के बीच में ही आदान प्रदान किए जाने चाहिए। It is prohibited to transmit articles of value like coin, banknotes, currency notes, securities of any kind payable to bearers, gold coin or silver, क्या, या फिर आर्टिकल्स मेड पार्शली और होली देयर ऑफ प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, एक्स्ट्रा इन अनइंश्योर्ड आर्टिकल। उसके बाद बिना बीमे वाले लेखों में आप कोइन नहीं भेज सकते हैं, आप बैंक नोट, करेंसी नोट नहीं भेज सकते हैं, या फिर गोल्ड कॉइन है या सिल्वर है या फिर इनसे बने कोई भी सामान है या कोई भी आभूषण है या कोई भी कीमती पत्थर है, इन सभी को भी आप अनइंश्योर्ड आर्टिकल्स में नहीं भेजेंगे, क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं, इन सभी के लिए इंश्योरेंस क्या होती है? कंपल्सरी होती है। तो अनइंश्योर्ड आर्टिकल्स में भेजने का इनको कोई भी मतलब नहीं बनता है और ही आप भेज सकते हैं। आगे चलते हैं तीसरे प्रकार की प्रोहिबिशन के बारे में। प्रोहिबिशंस इंटेंडेड फॉर सर्टेन स्पेशल ऑब्जेक्टिव या सोशल ऑब्जेक्टिव, कुछ विशेष उद्देश्य से लगाए जाने वाले निषेध। इट इज प्रोहिबिटेड टू इंक्लूड इन ऑल टाइप्स ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स ओपियम, मोर्फिन, कोकीन एंड अदर नारकोटिक्स। सभी प्रकार की विदेशी डाक वस्तुओं में आप ओपियम नहीं भेज सकते हैं, जिसे अफीम कहा जाता है, मोर्फिन, कोकीन या फिर इसी तरह की और कोई नशीली सामग्री को आप डाक के माध्यम से नहीं भेज सकते हैं। ये हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में भी कर चुके हैं। नहीं इस तरह की चीज़ों को भेजा जाता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं जो हम कर चुके हैं कि अगर भेजी जानी है तो कौन भेजेगा, कैसे भेजेगा, उसकी मात्रा क्या रहेगी, बहुत सारी चीज़ें। दिस प्रोहिबिशन डज नॉट अप्लाई टू कंसाइनमेंट्स सेंट इन इंश्योर्ड बॉक्सेस, ठीक है। तो यही बताया गया कि ये जो प्रोहिबिशन है या ये जो निषेध है कौन सी कंसाइनमेंट या खेप के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, जब आप इस तरह की वस्तुओं को इंश्योर्ड बॉक्सेस में, बीमित बॉक्स में भेजेंगे या फिर बीमित पार्सल में भेजेंगे। किसके लिए? फॉर मेडिसिनल और साइंटिफिक पर्पज,
ठीक है, चिकित्सा के उद्देश्य के लिए या फिर साइंटिफिक पर्पस के लिए जब इस तरह की वस्तुओं को भेजा जाता है इंश्योर्ड बॉक्स में या इंश्योर्ड पार्सल में, तब ये प्रोहिबिशन इनके ऊपर अप्लाई नहीं होती है। लेकिन इफ द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन एडमिट्स देम ऑन दिस कंडीशन, लेकिन अगर इस शर्त पर जो भी डेस्टिनेशन कंट्री है वो इस तरह की वस्तुओं को स्वीकार करे तभी आप भेज पाएंगे, क्योंकि भारत के भीतर इस तरह से इनके प्रसारण की अनुमति रहती है। लेकिन फॉरेन कंट्री भी अगर एडमिट करती है तो फॉरेन कंट्री के लिए भी आप इस तरह से इनको भेज पाएंगे। एंड मेडिसिनल प्रेपरेशन एज आर declared by notifications issued from time to time under clause G of section number 2 of Dangerous Drug Act 1930 Act 2 of 1930। लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन है, सबसे पहले कि फॉरेन कंट्री इस तरह की डाक वस्तुओं को स्वीकार करे तभी भेजी जाएंगी। दूसरी बात यहाँ पे खतरनाक औषधि अधिनियम 1930 धारा 2 के खंड जी के तहत समय समय पर जारी अधिसूचनाओं में औषधीय तैयारी के लिए इसे स्वीकार किया जाना चाहिए, तभी इसको आप फॉरेन कंट्री के लिए भेज पाएंगे। Postal articles containing indecent or obscene printing, painting, lithograph, engraving or book or card or articles having thereon or on the cover thereof any birds, marks or design of an indecent, obscene, scurrilous, seditious, threatening or grossly offensive character are not admitted for transmission by foreign post। उसके बाद कोई भी ऐसी डाक वस्तु है जिसके ऊपर कोई भी इंडिसेंट, कोई भी अभद्र या अश्लील कोई भी प्रिंटिंग है, पेंटिंग है, लिथोग्राफ है, एनग्रेविंग है, या फिर कोई भी बुक या कार्ड ऐसा है जिसके ऊपर इस तरह की कुछ भी छपाई है या कुछ भी प्रिंटिंग या कुछ भी लिखा हुआ है, या फिर ऐसे आर्टिकल जिनके ऊपर या जिनके कवर के ऊपर कोई भी ऐसे शब्द या मार्क हैं जो कैसे हैं, इंडिसेंट है, अभद्र है, अश्लील है, स्कुरलेस मतलब धमकी भरे हैं, सेडिटिशियस नेचर के हैं, थ्रेटनिंग है मतलब धमकी भरे हैं, ग्रोसली ऑफेंसिव करैक्टर के हैं, ठीक है, घोर आपत्तिजनक चरित्र वाले हैं, तो इस तरह की डाक वस्तुओं को भी डाक के माध्यम से भेजने के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा, जैसा कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में भी दिया गया है। आगे चलते हैं प्रोहिबिशंस अराइजिंग आउट ऑफ इंटरनल लेजिस्लेशंस, आंतरिक कानून में दिए गए निषेधों के बारे में। जो जर्नल की बात करें, अ नंबर ऑफ इनैक्टमेंट्स गवर्न द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम एंड टू फॉरेन कंट्रीज एंड देयर ट्रांसमिशन इन इंडिया। तो बहुत सारे अधिनियम हैं जो विदेशों से और विदेशों में वस्तुओं के आयात और निर्यात और भारत में उनके प्रसारण को नियंत्रित करते हैं। उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोहिबिशंस या इनैक्टमेंट्स है, वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले इसमें आ जाएंगी इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट एंड द रूल्स फ्रेम्ड देयर अंडर, भारतीय डाकघर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम। मतलब ये क्या कहते हैं, भारत के भीतर या भारत के बाहर या भारत के बाहर के देशों से भारत के लिए जो भी डाक वस्तुएं भेजते हैं उनके प्रसारण को या उनके आयात या निर्यात को कंट्रोल करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आ जाएंगे वो है इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, क्या भारतीय डाकघर अधिनियम डाक वस्तुओं के आयात या निर्यात को या उनके प्रसारण को भारत के भीतर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसका कस्टम एक्ट 1962, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट एंड रूल्स फ्रेम अंडर दीज एक्ट। तो यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट है और इसके तहत जो भी एक्ट बनाए गए हैं या जो भी नियम बनाए गए हैं उन सभी में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि भारत के भीतर किसी भी डाक वस्तु का प्रसारण कैसे किया जाएगा, कौन उसको कंट्रोल करेगा, या फॉरेन कंट्री के लिए आयात या निर्यात उसका कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ों कौन गवर्न करेगा, किसके नियंत्रण में आ जाएंगी, इन सभी के नियंत्रण में आ जाएंगी। There are other enactments also intended to restrict or control import or export of certain material to protect human, animals and plant health। उसके बाद मानव, पशु और पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए भी कुछ अन्य अधिनियम हैं जिनका उद्देश्य कुछ सामग्रियों के आयात और निर्यात को प्रतिबंधित और नियंत्रित करना है ताकि किसी भी मनुष्य को, किसी भी जानवर को या पौधे को उसकी वजह से नुकसान ना हो। नेक्स्ट चलते हैं, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, भारतीय डाकघर अधिनियम के द्वारा कौन कौन सी प्रोहिबिशन लगाई जाती है। तो यहाँ पे हमने कर लिया कि किसके द्वारा उनको गवर्न किया जाता है कि डाक वस्तुओं का प्रसारण या फिर उनका आयात या निर्यात, तो उसमें इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट सबसे पहले दिया गया। तो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट के जरिए कौन से प्रतिबंध लगाए जाते हैं, एनीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड फॉर ट्रांसमिशन इन द इंलैंड पोस्ट इन जर्नल इज आल्सो प्रोहिबिटेड फ्रॉम बीइंग सेंट और रिसीव्ड बाय फॉरेन पोस्ट। तो कोई भी ऐसी डाक वस्तु जिसका अंतर्देशीय डाक में प्रसारण निषिद्ध माना गया है, उसी डाक वस्तु को आप फॉरेन कंट्री के लिए ना तो भेजेंगे, ना फॉरेन कंट्री से आप उसके लिए भारत में उसको आने की अनुमति देंगे। मतलब कि ना ही फॉरेन कंट्री से उसको आयात किया जाएगा और ना ही भारत से उसका निर्यात किया जाएगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट के द्वारा, भारतीय डाकघर अधिनियम के द्वारा। 195 है आपके पास, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय कस्टम एक्ट 1962, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के जरिए लगाए जाने वाले प्रतिबंध।
Section number 11 of the Custom Act 1962 empowers the government to prohibit import of certain goods. सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 11 सरकार को कुछ वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने का अधिकार देती है। तो कस्टम एक्ट 1962 का जो सेक्शन नंबर 11 है वो क्या करता है, गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि कुछ डाक वस्तुओं के आयात पर वो प्रतिबंध लगा सकती है। आगे चलते हैं, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट। आयात और निर्यात अधिनियम के तहत कौन कौन से प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इंक्वायरीज रिगार्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस प्रिवेंट इन इंडिया में बी एड्रेस्ड टू द चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट न्यू दिल्ली। तो भारत में कौन कौन से आयात या निर्यात के संबंध में प्रतिबंध है उसके बारे में अगर आपको पूछताछ करनी है तो आप किसके लिए उससे संबोधित करेंगे, चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट न्यू दिल्ली को आप संबोधित कर सकते हैं, उससे इन चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं। द एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ मैनी गुड्स इज रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड बाई अ वैलिड लाइसेंस एंड परमिट्स इशूड बाई अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब कुछ डाक वस्तुओं को आपने बाहर भेजना है या फॉरेन कंट्री से भारत में लेके आना है, उसके लिए आपको एक विशेष लाइसेंस की आवश्यकता होती है या फिर किसी भी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी किए गए परमिट की आवश्यकता होती है। मतलब कुछ ऐसी डाक वस्तुएं होती हैं जिनको अगर आप आयात करना चाहते हैं या फॉरेन कंट्री के लिए भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किए गए परमिट की आवश्यकता होती है। आर्टिकल्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर 1968। उसके बाद ऐसी वस्तुएं जो निर्यात नियंत्रण आदेश 1968 में शामिल नहीं है आर फ्री फ्रॉम एक्सपोर्ट कंट्रोल एंड मे बी डिस्पैच्ड बाई पोस्ट विदाउट एनी एक्सपोर्ट लाइसेंस टू ऑल परमिसिबल डेस्टिनेशन। तो ऐसी जितनी भी डाक वस्तुएं जो किस में शामिल नहीं है, एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर 1968 में शामिल नहीं है, वो क्या रहती हैं, एक्सपोर्ट कंट्रोल से, निर्यात नियंत्रण से मुक्त रहती हैं। उसके लिए आपको किसी भी तरह के एक्सपोर्ट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। तो जिन भी देशों के लिए आप इस तरह की वस्तुएं भेज सकते हैं आप वहां के लिए भेज पाएंगे, आपको किसी भी तरह के एक्सपोर्ट कंट्रोल के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको वहां पे किसी लाइसेंस की आवश्यकता रहेगी। Articles included in Schedule 1 of Export Control Order 1968 cannot be exported by parcel post without a license from the ECT authorities except for। उसके बाद है निर्यात नियंत्रण आदेश 1968 की अनुसूची 1 में शामिल वस्तुओं को ECT अधिकारियों से लाइसेंस के बिना पार्सल पोस्ट द्वारा आप नहीं भेज पाएंगे, सिवाय किन चीज़ों के कमर्शियल सैंपल कोई भेजना है उसको भेज पाएंगे, गिफ्ट या कुछ सर्टेन आइटम भेज पाएंगे। उसके बाद है अनकरेंट सिल्वर कॉइन, मतलब प्रेजेंट में जो चांदी के सिक्के नहीं चलते हैं, तो पहले चांदी के सिक्के चला करते थे अब तो वो भी नहीं चलते हैं, तो जो भी अप्रचलित चांदी के सिक्के हैं इन चीज़ों को भेजने के लिए आपको ECT अथॉरिटी से लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी जितनी भी चीज़ों को एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर 1968 में बताया गया है, शेड्यूल 1 में जिन चीज़ों के बारे में बताया गया है उनके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक लाइसेंस चाहिए होगा ECT अथॉरिटी से। Postal articles containing prohibited items will not be accepted for transmission by post, and if any postal article is found or believed to contain in course of transmission by post any prohibited item will be intercepted and sent to the nearest custom collector। अब सबसे पहले कोई भी ऐसी डाक वस्तु स्वीकार नहीं की जाएगी जिसमें कोई भी प्रोहिबिटेड आइटम होगी, जिसमें कोई भी निषिद्ध वस्तु होगी, उसको डाक के माध्यम से प्रेषित नहीं किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर गलती से उसको प्रेषित कर दिया जाता है, ट्रांसमिट कर दिया जाता है और प्रसारण के दौरान पता चलता है कि इसमें प्रोहिबिटेड आइटम है, निषिद्ध वस्तु है, तो उस डाक वस्तु को क्या किया जाएगा, इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा, रोका जाएगा और नज़दीकी कस्टम कलेक्टर को उस डाक वस्तु को भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स बाय पोस्ट, डाक द्वारा माल का आयात, मतलब फॉरेन कंट्री से भारत में जो डाक वस्तुएं आएंगी उनके बारे में। अंडर द इंपोर्ट्स कंट्रोल ऑर्डर 1955 इंपोर्ट ऑफ गुड्स बाय पोस्ट बाय एनी पर्सन फॉर हिज पर्सनल यूज और बाय एनी इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल फॉर इट्स ओन यूज इज अलाउड एक्सेप्ट। आयात नियंत्रण आदेश 1955 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए या किसी संस्था या अस्पताल द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए डाक द्वारा सामान के आयात की अनुमति रहती है, लेकिन कुछ चीज़ों को आप आयात नहीं कर सकते। उनमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, पार्सल पोस्ट ऑफ वेजिटेबल्स सीड्स एक्सीडिंग 1 विट इन वेट। तो सबसे पहले आप पार्सल ऐसा कोई भी पोस्ट के माध्यम से इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं जिसमें वेजिटेबल सीड्स हो और जिसका वजन 1 पाउंड से ज़्यादा हो। तो वजन में 1 पाउंड से ज़्यादा अधिक सब्जियों के बीज के पार्सल पोस्ट आप आयात नहीं कर सकते हैं। इससे कम होगा उसको आयात किया जा सकता है, चाहे वो पर्सनल यूज़ के लिए किसी इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल के द्वारा उसको आयात किया जा रहा हो। पोस्ट पार्सल्स ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस गुड्स, कृत्रिम रेशम के
टुकड़े के सामान के पार्सल पोस्ट आप आयात नहीं कर सकते हैं, बीज या टीज, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप आयात नहीं कर पाएंगे। किसके तहत नहीं कर पाएंगे? इंपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर 1955 के तहत। तो ये यहाँ पे बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल यूज़ के लिए या इंस्टीट्यूशन के लिए या हॉस्पिटल के लिए कुछ चीज़ों को इसके तहत इंपोर्ट कर सकता है, लेकिन इन चीज़ों की अनुमति उसको नहीं रहेगी। आगे चलते हैं। प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड एज अफोरिसाइड एट द वन टाइम फ्रॉम एशियन और नॉन एशियन कंट्रीज शैल नॉट एक्सीड 80 रुपीज़ और 160 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। अब इनमें कुछ भी चेंजेस हुई होंगी, लेकिन वो कहीं पे भी मिलती नहीं है। तो फिलहाल के लिए आपने यही याद रख लेनी है। बाकी एग्जाम से पहले इस चीज़ के बारे में फिर से आपको एक बार बता दिया जाएगा। तो इन वस्तुओं के बारे में बताया गया कि आप इनको इंपोर्ट तो कर सकते हैं, क्या इंपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो है 1 पाउंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी कृत्रिम रेशम के टुकड़े या सामान के पार्सल पोस्ट 20 या चाहे इन सारी चीज़ों को इंपोर्ट आप कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन है कि वो 80 रुपीज़ या 160 रुपीज़ से ज़्यादा के लिए आप नहीं होनी चाहिए, चाहे उसको एशियन या नॉन एशियन कंट्री से कहीं से भी इंपोर्ट किया जा रहा हो। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स बाई पोस्ट इज अलाउड इफ डाक द्वारा माल के आयात की अनुमति दी जा सकती है अगर उनके साथ क्या है, सच गुड्स आर कवर्ड बाई एन ओपन जर्नल लाइसेंस और स्पेशल जर्नल लाइसेंस इशूड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ऐसे सामान के साथ एक जर्नल लाइसेंस है या केंद्र सरकार द्वारा विशेष सामान्य लाइसेंस है। Such goods are covered by an executive instruction issued by the chief controller और imports और and exports to the custom authorities। या इस तरह के सामान मुख्य नियंत्रक या आयात और निर्यात द्वारा सीमा शुल्क अधिकारियों को जारी किए गए एक कार्यकारी निर्देश द्वारा कवर किए जाते हैं। मतलब ये जो चीज़ें हैं क्यों आयात की जा रही हैं, इस तरह से आयात की रही हैं, जो चीफ कंट्रोलर है या फिर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है उन्होंने कस्टम अथॉरिटीज़ को एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन इसके बारे में दे रखी हैं। Such goods are imported by or on behalf of diplomatic personnel, consular officers and trade commissioners in India who are exempt from payment of custom duty under notification 3 dated 8/1/1957 of the Government of India in the Ministry of Finance Department of Revenue। दूसरी चीज़ यहाँ पे ऐसे सामान हैं भारत में राजनयिक कर्मचारियों, कौंसलर अधिकारियों या व्यापार आयुक्तों द्वारा या उनकी ओर से भी आयात किए जा सकते हैं, इंपोर्ट उनको किया जा सकता है, जिन्हें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना 3 दिनांक 8 जनवरी 1957 के तहत सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है। Such goods are imported from any country which are exempt from customs duty on re-importation under Section 20 of the Custom Act 1962 और notifications issued by the Ministry of Finance from time to time। ऐसे सामान किसी भी देश से आयात किए जा सकते हैं जिन्हें सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 20 या फिर वित्त मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं के तहत पुनः आयात पर सीमा शुल्क की छूट दी जाती है। गुड्स ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर एंड फॉरेन मेड पार्ट्स ऑफ सच गुड्स एक्सपोर्टेड एंड रिसीव्ड बैक बाय द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम द कंसाइनी फॉर रिपेयर एंड री एक्सपोर्ट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस रिलेटेड देयरटू। भारत विनिर्मित माल, मतलब जिसे भारत में बनाया जाता है, या ऐसे माल के विदेश निर्मित पुर्जे, मतलब ऐसे सामान के संबंध के जो पुर्जे हैं अगर उनको फॉरेन कंट्री में बनाया जाता है, उन चीज़ों को निर्यात किए गए और विनिर्माता द्वारा प्रेषिती से मरम्मत, मतलब जो भी प्राप्त करता है उससे मरम्मत या फिर पुनः निर्यात के लिए वापस प्राप्त किए गए इस तरह के कोई भी सामान होंगे उनको भी आयात या निर्यात किया जा सकता है। उसके लिए क्या कंडीशन है कि उनके साथ संबंधित शर्तों को पूरा किया गया होना चाहिए। Such goods are imported by officials of the United Nations Organization and its specialized agencies who are exempt from payment of custom duty। ऐसे माल का आयात संयुक्त राष्ट्र संगठन और इसकी विशिष्ट एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है जिन्हें सीमा शुल्क भुगतान से छूट दी गई हो। इम्पोर्ट ऑफ दी फॉलोइंग गुड्स इज परमिटेड अंडर दी कंडीशंस मेंशन्ड। उल्लेखित शर्तों के तहत और किन चीज़ों के आयात की अनुमति है ड्रग्स एंड मेडिसिन की बाई हॉस्पिटल्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस फॉर देयर ओन यूज प्रोवाइडेड दी वैल्यू ऑफ सच गुड्स इंपोर्टेड एट एनी टाइम शैल नॉट एक्सीड 100 रुपीज़। तो किसी भी हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा अपने पर्सनल यूज़ के लिए किसी भी ड्रग या मेडिसिन को इम्पोर्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है एक बार में ये जो मेडिसिन या ड्रग इम्पोर्ट की जाएगी उसकी वैल्यू 1000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाई एनी इंडिविजुअल फॉर हिज पर्सनल यूज प्रोवाइडेड
The value of such goods imported at any one time shall not exceed 200 रुपीज़। किसी भी व्यक्ति के द्वारा, अगर किसी हॉस्पिटल ने या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन ने इस तरह की मेडिसिन या फिर ड्रग को इंपोर्ट करना है तो 1000 वैल्यू रहेगी। अगर किसी भी व्यक्ति ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस तरह की कोई भी चीज़ को इंपोर्ट करना है तो उसकी वैल्यू एक बार में 200 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 200 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। Medical including surgical, optical and dental instruments, apparatus and appliances and replacement parts and accessories thereof, and dental material permissible for import under import trade control policy in force at the time of importation। आयात के समय प्रभारी जो भी आयात व्यापार नियंत्रण नीति होगी उसके तहत सर्जिकल, ऑप्टिकल और दंत चिकित्सा उपकरण या फिर इनके जो भी भाग होते हैं या सहायक उपकरण और दंत चिकित्सा सामग्री के आयात की अनुमति भी रहेगी। अगर कोई भी इसको हॉस्पिटल करता है, अब इन चीज़ों को आयात तो आप कर सकते हैं लेकिन उसकी सीमा क्या रहेगी, बाई हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन फॉर ओन यूज नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज़ एट एनी वन टाइम। तो कोई भी हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है वो इस तरह की सामग्री को इम्पोर्ट करता है तो एक बार में इम्पोर्ट की जाने वाली सामग्री की वैल्यू 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर देयर ओन यूज नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़ इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, ठीक है, कोई भी पंजीकृत चिकित्सक है तो अपने उपयोग के लिए एक वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में 1000 रुपये से ज़्यादा की सामग्री को इम्पोर्ट नहीं कर सकता है। स्पेयर पार्ट्स ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज़ एट एनी वन टाइम। और कोई भी स्पेयर पार्ट्स हैं मेडिकल इक्विपमेंट से, ठीक है, जो भी चिकित्सा उपकरण होते हैं उनके स्पेयर पार्ट्स होते हैं, इनके जो पुर्जे वगैरह होते हैं उनको इम्पोर्ट करना है तो एक बार में वैल्यू जो है वो 2000 रुपये से ज़्यादा की उनकी नहीं रहनी चाहिए। एक्सरे फिल्म्स एंड एक्सरे डायग्नोसिस बाई हॉस्पिटल्स एंड एक्सरे क्लिनिक्स फॉर ओन यूज एंड लेबोरेटरीज पर्पस शुड नॉट एक्सीड 1000 रुपीज़ एट अ टाइम। अस्पताल या जो एक्सरे क्लिनिक होते हैं उनके द्वारा स्वयं के उपयोग और प्रयोगशालाओं के उद्देश्य के लिए जो भी एक्सरे फिल्म या एक्सरे निदान होते हैं एक समय में 1000 रुपये से अधिक के लिए उनको इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता है। Scientific instruments by technical and research institution for their own use should not exceed 1000 rupees at a time। उसके बाद साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तकनीकी और अनुसंधान संस्थानों द्वारा अपने उपयोग के लिए जो भी वैज्ञानिक उपकरणों का यूज़ किया जाएगा अगर वो उनको इंपोर्ट करते हैं तो एक बार में इंपोर्ट की जाने वाली सामग्री की वैल्यू 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आर्टिस्ट मटीरियल बाई इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज शुड नॉट एक्सीड 150 एट अ टाइम। व्यक्तिगत उपयोग के लिए कोई भी कलाकार की सामग्री रहेगी उसको कोई भी इंपोर्ट करना चाहता है तो एक बार में इसकी वैल्यू 150 रुपये से अधिक की नहीं होनी चाहिए। हाई प्योरिटी केमिकल्स बाई रिसर्च एंड एनालिटिकल लेबोरेटरीज फॉर देयर ओन यूज शुड नॉट एक्सीड 500 रुपीज़ एट एनी वन टाइम। अनुसंधान और विश्लेषणात्मक प्रयोगशालाओं द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए उच्च शुद्धता वाले रसायन किसी भी समय 500 रुपये से अधिक के लिए आयात नहीं किए जा सकते हैं। लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स की बात करें बाई हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन फॉर हिज ओन यूज़ तो इसमें कोई भी अस्पताल या चिकित्सा संस्थान है वो अपने स्वयं के उपयोग के लिए इस तरह की चीज़ों को इंपोर्ट कर सकता है। जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स होते हैं बाई एन इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज ऑन प्रोड्यूसिंग एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी मेडिकल अथॉरिटी। और कोई भी व्यक्ति इस तरह की चीज़ों को अगर इंपोर्ट करना चाहता है तो उसके लिए उसे क्या चाहिए, एक लाइसेंस चाहिए। चिकित्सा प्राधिकरण से अनिवार्यता प्रमाण पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। स्पेयर पार्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर tractor can be imported by an individual for his own use should not exceed 1250 रुपीज़ इन अ फाइनेंशियल ईयर। जो कृषि ट्रैक्टर होते हैं उनके स्पेयर पार्ट्स अगर कोई आयात करना चाहते हैं तो अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए इनको आयात कर सकता है लेकिन एक वित्तीय वर्ष में 1250 रुपये से अधिक के लिए स्पेयर पार्ट्स को इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। टेक्निकल एंड साइंटिफिक बुक बाय एन इंडिविजुअल। अगर कोई भी व्यक्ति क्या करना चाहता है, कोई भी टेक्निकल या साइंटिफिक बुक को इंपोर्ट करना चाहता है अपने स्वयं के उपयोग के लिए शुड नॉट एक्सीड 500 रुपीज़ एट एनी वन टाइम। एक समय में 500 रुपये से अधिक के लिए इस तरह की बुक्स को इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाई फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम द्वारा कौन से प्रतिबंध लगाए जाते हैं? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी नोट। करेंसी नोटों का आयात और निर्यात करने के बारे में नो पर्सन इज ऑथराइज्ड एक्सेप्ट विद जर्नल और स्पेशल परमिशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से करेंसी नोट को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। यानी कि फॉरेन कंट्री से कोई भी नोट भारत में नहीं लेके आएगा, ना ही भारत से फॉरेन कंट्री के लिए नोट लेके वो जा सकता है। अगर उसके पास क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से स्पेशल परमिशन है या उसके पास जर्नल या स्पेशल परमिशन है आरबीआई से, तभी वो बैंक नोट्स को क्या कर सकता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति इस चीज़ के लिए अधिकृत नहीं होगा।
Import of बैंक नोट्स एंड करेंसी नोट्स इनटू इंडिया फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। अब भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, विनियमित देशों से भारत में बैंक नोटों और करेंसी नोटों का आयात किया जाता है। तो क्या बताया, इंपोर्ट ऑफ बैंक नोट्स एंड करेंसी नोट्स, जो भी बैंक नोट या करेंसी नोट्स होते हैं इनको भारत में इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन कंट्री से कौन रेगुलेट करेगा, कौन उनको विनियमित करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। It permits any person to send or bring into India special bank notes issued by RBI as special Hajj notes, सऊदी अरबिया एंड नेपाल करेंसी। तो यह जो है क्या करता है, आपको किसी भी विशेष व्यक्ति को आरबीआई द्वारा जारी जो विशेष हज नोट होते हैं या नेपाल की मुद्रा है उसे भारत में इंपोर्ट करने की अनुमति देता है या भारत से लेके जाने की अनुमति भी देता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉइन्स की बात करें, सिक्कों के आयात या निर्यात की बात करें, तो इसके लिए भी कोई व्यक्ति अधिकृत नहीं होगा। अगर उसके पास आरबीआई से स्पेशल परमिशन है तब वो सिक्कों को आयात या निर्यात कर सकता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ज्वेलरी और गोल्ड, ज्वेलरी ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स, जो सोने या चांदी की बनी हुई कोई भी ज्वेलरी है या फिर कीमती पत्थर है उनका आयात या निर्यात। कंप्लायंस with requirements of notification of Government of India Ministry of Finance नंबर 322 of 1957। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कोई भी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, सोने से बने या चांदी से बनी हुई ज्वेलरी है या प्रीशियस स्टोन्स है, उनको किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए क्या है, जो भी भारत सरकार वित्त मंत्रालय संख्या 322/1957 की अधिसूचना है उसके तहत जो भी रिक्वायरमेंट्स है इस चीज़ के लिए उनको पूरा करने के बाद ही आप इंपोर्ट कर पाएंगे। Bring or send into India on bona fide transfer of his residence to India after continuous residence outside India for a period not less than 3 years। अब कोई भी व्यक्ति जो है इंपोर्ट करना चाहता है इंडिया में, तो इसके लिए क्या करना होगा, कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए भारत से बाहर लगातार रहने वाला कोई भी व्यक्ति है अपने निवास स्थान के वास्तविक स्थानांतरण पर ही इस तरह की चीज़ों को इंपोर्ट करवाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ चेक, ड्राफ्ट, फॉरेन एक्सचेंज एक्स्ट्रा, तो कोई भी व्यक्ति है चेक या ड्राफ्ट है या फॉरेन एक्सचेंज को करना चाहता है तो इसमें क्या हो जाएगा, तो आरबीआई के लिए इससे परमिशन चाहिए होगी। ऑथराइज्ड डीलर, अधिकृत डीलर ही इस तरह का काम कर पाएंगे, इस तरह की चीज़ों को इंपोर्ट कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जो चेक है, ड्राफ्ट है या फॉरेन एक्सचेंज है। पर्सन मेंटेनिंग अकाउंट अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ आरबीआई, लेकिन इसके लिए व्यक्ति को आरबीआई के प्रावधानों के अनुसार एक खाता बनाए रखने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट चलते हैं पीपी फोरम की बात करें। ऑल गुड्स एक्सपोर्टेड बाई पोस्ट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी प्लेसेस आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट नेपाल, तिब्बत, भूटान मस्ट बी अकम्पनीड बाई डिक्लेरेशन इन स्पेशल पी फोरम नोन एज पीपी फोरम। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बाहर के स्थानों के लिए जब भी आप किसी भी वस्तु को निर्यात करेंगे सिवाय नेपाल, तिब्बत और भूटान के, तो उस चीज़ के लिए, ठीक है, इन तीनों को छोड़ देना, बाकी किसी भी स्थान के लिए आप भारत के बाहर कोई भी चीज़ को एक्सपोर्ट करेंगे उसके लिए आपको एक घोषणा साथ में संलग्न करनी होती है और ये विशेष प्रपत्र पी के ऊपर बनाई जाती है और उस विशेष प्रपत्र को पीपी फोरम कहा जाता है। काउंटर साइंड बाई आरबीआई और बैंक ऑथराइज्ड टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज। अब ये जो पीपी फोरम रहेगा इसको काउंटर साइन किया जाना चाहिए, किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा या फिर फॉरेन एक्सचेंज में लेन देन करने के लिए अधिकृत बैंक के द्वारा काउंटर साइन इसे किया जाना चाहिए। पीपी फोरम शुड नॉट स्टॉक इन पोस्ट ऑफिस। अब ये जो पीपी फोरम होते हैं इनका स्टॉक पोस्ट ऑफिस में नहीं होता है, लेकिन ये आरबीआई से आपको उपलब्ध हो जाएंगे। 3 कॉपीज ऑफ पीपी फोरम आर प्रिपेयर्ड बाय सेंडर, प्रेषक के द्वारा पीपी फोरम की 3 प्रतियां तैयार की जाती है। 2 कॉपीज विल रिटर्न टू हिम, इसमें से 2 कॉपीज जो है वो वापिस कर दी जाएंगी जब आर्टिकल को स्वीकृत कर लिया जाता है और एक जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा रखी जाएगी। इन केस ऑफ वीपी और सीओडी आर्टिकल, कैश ऑन डिलीवरी या वैल्यू पेबल आर्टिकल्स के मामले में तीनों की तीनों कॉपीज पोस्ट ऑफिस के द्वारा अपने पास रखी जाती हैं। पीपी फोरम नॉट रिक्वायर्ड इन फॉलोइंग केसेस, निम्नलिखित मामलों में पीपी फोरम की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले, वेयर आर्टिकल कवर्ड बाई सर्टिफिकेट इशूड बाई आरबीआई एंड अदर बैंक ऑथराइज्ड टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज, या फिर जहां पर लेख भारतीय रिजर्व बैंक और विदेशी मुद्रा में लेन देन के लिए अधिकृत अन्य बैंक द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ कवर किया, तो आपको पीपी फोरम की आवश्यकता नहीं होगी अगर लेख के साथ आरबीआई के द्वारा जारी किया गया एक सर्टिफिकेट है या फिर किसी भी अन्य बैंक के द्वारा जिसे फॉरेन एक्सचेंज के लिए अधिकृत किया गया है, मतलब विदेशी मुद्रा में लेन देन के लिए जिसे अधिकृत किया गया उस बैंक के द्वारा जारी एक उसके साथ सर्टिफिकेट है, तो पीपी फोरम की आवश्यकता नहीं होगी। वैल्यू ऑफ आर्टिकल लेस देन 50 रुपीज़, जहाँ पे ले का मूल्य 50 रुपये से कम होगा, आपको पीपी फोरम की आवश्यकता नहीं होगी। फिर आर्टिकल्स आर डिस्पैच्ड अंडर ऑर्डर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे ले को केंद्र सरकार, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स के माध्यम से या उनके आदेशों के तहत जारी किया जाता है या प्रेषित किया जाता है। एंड अकम्पनीड बाई
सर्टिफिकेट दैट आर्टिकल डू नॉट इन्वॉल्व एनी ट्रांजैक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज, और साथ में उसके एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि इस वस्तु के अंदर या इस लेख के अंदर कोई भी ऐसा सामान नहीं है जिसमें कोई भी फॉरेन एक्सचेंज है, विदेशी मुद्रा के साथ कोई भी लेन देन है। एंड साइंड बाय गेजेटेड ऑफिसर, और इससे राजपत्रित अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया होना चाहिए जो सर्टिफिकेट रहेगा। और पर्सन ऑथराइज्ड टू यूज सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स एंड पेस्टेड आउटसाइड ऑफ द आर्टिकल, या फिर जो भी सेवा डाक टिकट होते हैं उनका उपयोग करने के लिए अधिकृत अधिकारी के सिग्नेचर और सर्टिफिकेट पे होने चाहिए और उसे ले के बाहर चिपकाया जाना चाहिए, तब भी आपको पीपी फॉर्म की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर सर्टिफिकेट ऑफ आरबीआई बेविंग पीपी सर्टिफिकेट, तो जहाँ पे आपके पास आरबीआई से सर्टिफिकेट है वहाँ पे पीपी फॉर्म की आवश्यकता नहीं रहेगी। इन केस वीपी आर्टिकल डिफरेंट फॉर्म इज यूज्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम आरबीआई, तो वैल्यूएबल आर्टिकल्स के मामले में एक अलग तरह का फॉर्म यूज़ किया जाता है जिसे आरबीआई से प्राप्त किया जा सकता है। However, normal PP form is required if cash on delivery और VP value less than actual value of contents। हालांकि सामान्य PP फॉर्म की आवश्यकता होती है यदि COD या VP मूल्य सामग्री के वास्तविक मूल्य से कम हो। ठीक है, तो आपको नॉर्मल PP फॉर्म ही चाहिए होगा अगर COD और वैल्यू पेबल में आपने जो सामग्री भेजी है उस सामग्री से कम मूल्य के लिए उसकी वैल्यू है, मतलब उसके लिए कम पैसे रिकवर किए जाने एड्रेसेस से और उसमें जो सामग्री है उसका मूल्य ज़्यादा, तब भी इसके लिए PP फॉर्म की आवश्यकता नहीं होगी। एक्सपोर्ट ऑफ ज्वेलरी एंड प्रीशियस स्टोन्स, आभूषण और कीमती पत्थरों के निर्यात के बारे में इसके लिए सेम प्रोसीजर रहेगा जैसा ऊपर बताया गया है। नोट काउंटर साइंड बाय ऑथराइज्ड डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज और आरबीआई ऑफ इंडिया, तो अगर इसे विदेशी मुद्रा के अधिकृत डीलर के द्वारा काउंटर साइन नहीं किया गया या आरबीआई के द्वारा इसे साइन नहीं किया गया है तो अनलेस फर्स्ट वैल्यूड एंड सील्ड बाई कस्टम अथॉरिटीज़। ठीक है, तो जो भी आपके ऑथराइज्ड डीलर हैं फॉरेन एक्सचेंज के, विदेशी मुद्रा के, या आरबीआई के द्वारा इसे काउंटर साइन नहीं किया जाएगा। और कब तक नहीं किया जाएगा? जब तक कि इसका मूल्यांकन नहीं कर दिया जाता और कस्टम अथॉरिटीज़ के द्वारा इसको सील नहीं कर दिया जाता। मतलब कि अगर आप क्या कर रहे हैं, ज्वेलरी और प्रीशियस स्टोन्स भेज रहे हैं तो इसके लिए पहले कस्टम अथॉरिटीज़ के द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाएगा, उनको सील किया जाएगा, उसी के बाद फॉरेन एक्सचेंज में डील करने वाले ऑथराइज्ड डीलर या फिर आरबीआई के द्वारा काउंटर साइन इसे किया जाएगा। आगे चलते हैं ब्रीच ऑफ कंडीशंस के बारे में। अगर शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो रिटर्न टू सेंडर, लेख या तो प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा, कन्फिस्केशन या उसको जब्त कर लिया जाएगा, लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट सेंडर और एड्रेसी या फिर प्रेषक या प्राप्तकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। नेक्स्ट आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंडर के बारे में, प्रेषक की जिम्मेदारी के बारे में। अंडर द यूपीयू कन्वेंशन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो भी सम्मेलन है या फिर जो पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट है, समझौते हैं, द सेंडर ऑफ पोस्टल आर्टिकल कंटेनिंग प्रोहिबिटेड गुड्स, अगर किसी भी डाक वस्तु में कुछ भी निषिद्ध सामग्री पाई जाती है तो उस वस्तु का जो प्रेषक रहेगा लायबल टू द सेम एक्सटेंट एज द पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द डैमेज कोज्ड बाई सच एन आर्टिकल टू अदर पोस्टल आर्टिकल्स सेंट विद इट। अब जैसे उसने कोई भी निषिद्ध डाक वस्तु भेज दिया है, अब उसकी वजह से बाकी जो डाक वस्तुओं को नुकसान होगा, उन डाक वस्तुओं के नुकसान के लिए जितनी जिम्मेदारी डाक घर की बनेगी उतनी ही जिम्मेदारी उन डाक वस्तुओं, मतलब उस डाक वस्तु के प्रेषक की बनेगी जिसने निषिद्ध वस्तु को उस डाक वस्तु में भेजा है। The acceptance of the article of for posting does not absolve the sender of his responsibility। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार पोस्ट ऑफिस ने डाक वस्तु भेजने के लिए स्वीकार कर ली तो प्रेषक सभी जिम्मेदारियों से छूट जाता है। अगर प्रसारण के दौरान भी उसमें कुछ पाया जाता है ऐसा जो नहीं भेजना चाहिए था डाक के माध्यम से, तो उस चीज़ के लिए भी सेंडर ही जिम्मेदार रहेगा। Under section number 61 of the Indian Post Office Act, a person can be proceeded against for contravention of section 19 which prohibits transmission by post of anything injurious। उसके बाद इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट का, भारतीय डाक अधिनियम का जो सेक्शन नंबर 61 है उसकी जो सेक्शन नंबर 19 है उसके माध्यम से क्या किया जाता है, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है। ये जो है ये चीज़ क्या करती है, डाक के माध्यम से कुछ डाक वस्तुओं के प्रसारण को निषिद्ध करती है, प्रोहिबिट करती है। तो उसके खिलाफ क्या किया जा सकता है, जिस व्यक्ति ने इसके उल्लंघन में कोई भी चीज़ भेजी है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। और सेक्शन नंबर 11 है आपके पास इंक्वायरीज एंड कंप्लेंट्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितनी टाइम लिमिट रहेगी, टाइम लिमिट फॉर इंक्वायरीज एंड कंप्लेंट्स, पूछताछ और शिकायतों के लिए क्या समय सीमा रहेगी। कंप्लेंट्स एंड इंक्वायरीज रिगार्डिंग आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल एंड पार्सल मेल, पत्र डाक वस्तुओं और पार्सल डाक लेखों के संबंध में आपको कोई भी शिकायत करनी है या उनके संबंध में आपको कोई भी पूछताछ करनी है फॉरेन पोस्ट के मामले में, विदेशी डाक के मामले में, मस्ट बी सबमिटेड बिफोर द लैप्स ऑफ 1 ईयर
काउंटिंग फ्रॉम द डे फॉलोइंग द डे ऑन विच द आर्टिकल वाज पोस्टेड। तो इसके लिए आपको शिकायत कितने समय के भीतर करनी है या पूछताछ कितने समय के भीतर करनी है। जिस तारीख को आपने डाक वस्तु पोस्ट की थी उस तारीख से अगले दिन से 1 वर्ष की अवधि के भीतर, यानी कि 15 तारीख को अगर आपने डाक वस्तु पोस्ट की थी तो 16 तारीख से लेके अगले साल की 16 तारीख तक, उसी महीने की 16 तारीख तक आप उसके संबंध में इंक्वायरी या फिर कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट्स कंसर्निंग मनी ऑर्डर्स मस्ट बी मेड विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। अगर फॉरेन मनी ऑर्डर के संबंध में कोई भी इंक्वायरी या कंप्लेंट है तो वो आपकी जारी करने के दिन से 1 साल के भीतर, क्या डाक वस्तुओं, पत्र डाक वस्तुओं और आपके पार्सल डाक वस्तुओं के संबंध में जिस दिन जारी किया उसके अगले दिन से 1 साल के भीतर, और मनी ऑर्डर के मामले में जिस तारीख को मनी ऑर्डर जारी किया गया था उस तारीख से 1 साल के भीतर आपको इंक्वायरी या पूछताछ करनी पड़ेगी। इंक्वायरी फीस की बात करें, जो पूछताछ शुल्क रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सेप्ट वेयर दी फीस फॉर एडवाइस ऑफ डिलीवरी हैज़ बीन पेड। तो जहाँ पे आपने एडवाइस ऑफ डिलीवरी या वितरण की सूचना के लिए भुगतान किया है फॉर दी आर्टिकल कंसर्न, ऑल इंक्वायरीज कंसर्निंग आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल एंड पार्सल मेल शुड बी अकम्पनीड बाई एन इंक्वायरी फीस। तो जहाँ पे आपने क्या किया, एडवाइस ऑफ डिलीवरी के लिए, वितरण की सूचना के लिए भुगतान किया है, उस मामले को छोड़कर बाकी सभी डाक वस्तुओं के संबंध में, चाहे वो पत्र डाक की हो चाहे पार्सल डाक की हो, उसके लिए आपको इंक्वायरी फीस या पूछताछ शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। The fees is not required to be paid for a registered blind literature packet। अंध साहित्य पैकेट के मामले में आपको इस तरह की इंक्वायरी फीस का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। The fees is payable in case of VPO COD articles also। VPO COD वस्तुओं के मामले में भी आपको फीस का भुगतान करना पड़ेगा। ये जो इंक्वायरी फीस रहेगी इन द केस ऑफ आउटबाउंड मनी ऑर्डर, फॉरेन कंट्री के लिए आपने जो मनी ऑर्डर भेजे हैं जिनको भारत से जारी किया गया है, नोट पेड फॉर एडवाइस ऑफ पेमेंट एंड इंक्वायरी फीस इक्वल टू दैट फॉर एडवाइस ऑफ पेमेंट शुड बी पेड। तो अगर आपने भेजते समय उसकी एडवाइस ऑफ पेमेंट के लिए भुगतान की सूचना के लिए भुगतान नहीं किया था तो क्या हो जाएगा, बाद में जब उसके संबंध में इंक्वायरी करेंगे तो आपको एडवाइस ऑफ पेमेंट के जितना ही शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। इफ द इंक्वायरी रिलेट्स टू मोर देन वन आर्टिकल ऑफ द सेम काइंड पोस्टेड एट द सेम टाइम एंड एट द सेम प्लेस बाय द सेम सेंडर एंड एड्रेस्ड टू द सेम पर्सन, द इंक्वायरी फीस इज कलेक्टेड फॉर ओनली वन आर्टिकल। अब मान लीजिए आपने इंक्वायरी करनी है बहुत सारे आर्टिकल्स के मामले में जिन्हें एक ही तरह से पोस्ट किया गया था, एक ही समय पर एक ही जगह से पोस्ट किया गया था, भेजने वाला भी एक है और प्राप्त करने वाला भी सेम है। ऐसी कंडीशन में इंक्वायरी फीस कितनी लगेगी, केवल एक आर्टिकल के मामले में, यानी कि आपने 10 आर्टिकल भेजे हैं लेकिन वो एक साथ भेजे हैं, एक ही प्रेषक है, भेजने वाला प्राप्त करने वाला भी एक है, तो केवल एक आर्टिकल के संबंध में पूछताछ शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। इंक्वायरीज एंड कंप्लेंट्स में भी सबमिटेड ऑन प्लेन पेपर। अब ये जो इंक्वायरीज या कंप्लेंट्स हैं इनको आप सादे कागज पर भी प्रस्तुत कर सकते हैं। वेयर दे रिलेट टू अकाउंटेबल आर्टिकल, तो जहां पर भी वह जवाबदेह लेखों के संबंध में होंगे, जैसे रजिस्टर्ड आर्टिकल है, पंजीकृत लेख है, या इंश्योर्ड आर्टिकल्स हैं, चाहे वो पत्र डाक के हों या पार्सल डाक के हों, COD आर्टिकल्स हैं, मनी ऑर्डर। सो जहां पे अकाउंटेबल आर्टिकल के संबंध में आप शिकायत करेंगे या पूछताछ करेंगे, इंक्वायरी शुड बी अकम्पनीड बाई द ओरिजिनल रिसिप्ट इशूड बाई द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि इन डाक वस्तुओं के संबंध में क्या किया जाता है, जारी करते समय या इनकी पोस्टिंग के समय डाकघर के द्वारा एक रसीद दी जाती है प्रेषक को, तो इंक्वायरी और कंप्लेंट उस रसीद के साथ संलग्न होनी चाहिए। इन दी केस ऑफ पोस्टल ऑर्डर के मामले में कोई भी शिकायत है या कोई भी पूछताछ है, काउंटर फॉइल मस्ट बी प्रोड्यूस्ड वेयर दी परचेजर मेक्स दी इंक्वायरी। तो इसके संबंध में आपको काउंटर फॉइल जो उसके साथ होता है, तो हम IPO के बारे में पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में कर चुके हैं। IPO के मामले में जो काउंटर फॉइल होगा वो भी साथ में खरीदार को पोस्ट ऑफिस में देना पड़ेगा, जहाँ पे उसने उसके लिए पूछताछ के संबंध में आवेदन किया है। इंक्वायरी और कंप्लेंट शुड फर्निश ऑल दी पर्टिकुलर्स ऑफ दी आर्टिकल। अब जो भी आप इंक्वायरी करेंगे या कंप्लेंट करेंगे उसमें आर्टिकल या लेख के संबंध में जितने भी विवरण होंगे वो देने पड़ेंगे, जैसे कि डेट या कौन से कार्यालय से या कौन से समय पर उसको पोस्ट किया था, ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। इन केस कंप्लेंट्स ऑफ डिले, अगर आप कंप्लेंट करना चाहते हैं, शिकायत करना चाहते हैं डाक वस्तु की देरी के संबंध में कि डाक वस्तु के पहुंचने में देरी हो गई है, तो वहां पे रैपर जो डाक वस्तु का वो भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 हमारा खत्म हो जाता है। प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस हो जाएगा, इंक्वायरीज एंड कंप्लेंट्स के बारे में हो जाएगा। अच्छे से इनको कर लेना, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए, इंक्वायरीज और कंप्लेंट से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी गलती नजर आए, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और भी किसी इंक्वायरी के लिए आप जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।